नमस्कार मित्रों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। मित्रों, यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इस भर्ती से संबंधित पिछले सालों के पेपरों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हम पिछले सालों के पेपरों का विश्लेषण करते हैं तो इससे अपने को ये पता चल जाता है कि आने वाली भर्ती में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आज हम सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 के जीके के पेपर को विस्तृत चर्चा के साथ हल करेंगे और जानेंगे दोस्तों कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये जो पेपर है वो 28/10/2018 को संपन्न हुआ था। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 अर्थात यहाँ पर बात हो रही है एकीकरण के दूसरे चरण की। एकीकरण का जो पहला चरण है वो 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था और एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था। पहले चरण के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया गया था और दूसरे चरण के अंतर्गत किनको शामिल किया गया था? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। और इस चरण का जो भीम सिंह जी थे वो क्या थे? राज प्रमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते समय मारे गए थे। तो ये जो मेवाड़ का जो तीसरा साका हुआ था 1567-68 के अंतर्गत, इसमें अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। तो उस समय जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे वो क्या है? युद्ध भूमि में मारे गए थे। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? वीर कल्लाजी राठौड़। तो ये जो वीर कल्लाजी राठौड़ है, ये जो मीराबाई है, मीराबाई इनकी बुआ जी थे। और वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। और इनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। और वीर कल्लाजी जो राठौड़ है इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? रनेला, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो फत्ता जी, बिग्गा जी, मल्लिना जी ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चौथा, संत सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोकुल भाई भट्ट, गोविंद गिरी। तो संत सभा की स्थापना सभी को पता है किन्होंने की थी? गोविंद गिरी ने। कब की थी? 1883 के अंतर्गत 1883 में गोविंद गिरी जी ने संत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शरीर के अंग दिए गए हैं और एक तरफ आभूषणों के नाम दिए गए हैं। तो कौन सा आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो सिर, गला, कमर और पैर। कणकती, रिमझोल, हंसली, मेमद। तो अपने को पता है कि जो सिर में कौन सा आभूषण पहना जाता है? मेमद। रखड़ी, तिलड़ी, मेमद ये सभी के सभी आभूषण है वो सिर के है। और गले में हंसली, ये तो अपने राजस्थान के अंदर बहुत प्रसिद्ध शब्द है। कमर में कणकती और पैरों में रिमझोल। तो 1 का 4, बी का 3, 1 का 4, बी का 3, सी का 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था? यहाँ राजपूत शासक की बात करें, राजा बहारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास। तो अकबर ने 7,000 का मनसब है वो राजा मान सिंह को दिया था। और मान सिंह ये कहाँ के थे? आमेर के शासक राजा मान सिंह। अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी, मिर्जा राजा मान सिंह, और फरजंद पुत्र कहकर पुकारा। और 7,000 का जो मनसबदारी है वो एक जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनको भी 7,000 की मनसबदारी दी जाती थी। और एक मुस्लिम जो सेनापति थे मिर्जा अजीज कोका,
उनको भी 7,000 की मनसबदारी दी गई थी, बाकी किसी को 7,000 की मनसबदारी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी मालदेव की पत्नी उमादे। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उमादे काफ़ी बार पूछा गया। रूपादे, हंसा देवी, जोधाबाई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने को राम स्नेही संप्रदाय की शाखा दी गई है और प्रवर्तक इनका मिलान करना है कि तो सिंहथल, रेण, खेड़प्पा, जोधपुर। तो सिंहथल के कौन थे? सिंहथल के थे संत हरि रामदास जी। और सिंहथल है कहाँ? बीकानेर में। रेण द्यो मतलब रेण दरियाव जी। अपने कहते हैं ना हमार राजस्थान के अंदर कि आपसे ये काम नहीं होगा, मतलब रेण द्यो। तो रेण द्यो से रेण दरियाव जी। खेड़प्पा संत रामदास जी। और शाहपुरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी। तो एक का दो तो खाली ऑप्शन नंबर एक में ही है, सॉरी दो में है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट प्रश्न है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर, चाकसू। तो बादशाह का प्रसिद्ध मेला ब्यावर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक और लेखक अपने को सुमेलित करना है। हमीर हट, हमीर महाकाव्य, कन्नड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय, चंद्रशेखर, नयन चंद्र सूरी, जैनक पद्मनाथ। तो हमीर हट कौन है? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाथ, और पृथ्वीराज विजय जानक भट्ट। तो ऑप्शन एक, ए में एक, दो में बी, तीन में चार। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? चार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल और जिला दिए गए हैं। कालीबंगा, चूरू, आहाड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बेराट, जयपुर। तो मित्रों बेराट जयपुर के अंदर है, गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है, सही है। आहाड़ उदयपुर में है, कालीबंगा है वो चूरू में नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है कौन सा है? गुड़ला नृत्य। मारवाड़ का गुड़ला नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। मित्रों इसके पीछे एक कथा है कि एक बार क्या होता है कि जोधपुर में पिपाड़ा नामक एक स्थान है। उस स्थान के उस स्थान पर एक तालाब के किनारे कुछ कन्याएं गौर का पूजन कर रही थी, गौरी पूजन कर रही थी। तो उसी समय क्या है कि अजमेर का एक मल्लू खान नामक शासक होता है, वो आता है और उन कन्याओं को उठाकर उनका हरण करके ले जाता है। तो उस समय जो मारवाड़ का शासक है वो होता है राव सातल देव। तो जैसे ये सूचना राव सातल देव को पता चलती है तो सातल देव क्या करता है? उस मल्लू खां का पीछा करता है और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या है कि मल्लू खां का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है गुड़ले खां। तो सातल देव क्या करता है कि उस गुड़ले खां का जो सिर छिद्रित कर देता है, सिर में छेद कर देता है बाण से, और उसका सिर काट कर जो वो कन्याएं उठाकर लेकर गया था उनके चरणों में डाल देता है। और इस प्रकार सातल देव उन कन्याओं को आज़ाद करके वापस मारवाड़ लाता है। और उस समय उन कन्याओं के साथ जो गुड़ले खां था उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था गिंदोली, वो भी मारवाड़ आ जाती है। और इस गिंदोली के आग्रह करने पर ही मारवाड़ में ये जो गुड़ला नृत्य है उस गुड़ले खां की याद में या उसकी स्मृति में किया जाता है। और इसे गुड़ले खां, ये जो गुड़ला नृत्य है वो किस प्रकार, इसमें एक मटका होता है, वो छिद्रित मटका होता है और उसमें काकड़े के बीज और कपास कपास या काकड़े के बीज डाले जाते हैं और उनको जलाया जाता है। और ये नृत्य एकमात्र महिलाओं का नृत्य है और ये रात्रि में किया जाता है। और इसी प्रकार जो एक गुड़लाष्टमी है वो राजस्थान में त्यौहार कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो ये इसके पीछे कथा छिपी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासी वाले ने तिरंगा झंडा फहराया, किससे संबंधित थे? ये थे मारवाड़ आंदोलन से। तो मारवाड़ से ये थे विजय सिंह पथिक, बिजोलिया से थे सीताराम दास, थे माणिक्यलाल वर्मा थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छगनलाल चौपासी वाला। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था इनका दोस्तों।
और माणिक्यलाल वर्मा, सीताराम, साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, भूप सिंह, जिनका बचपन का नाम था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा पूर्णतः अहिंसक किसान आंदोलन था। 44 वर्षों तक चला था दोस्तों। 1947 से लेकर 1847 से लेकर 1847 से लेकर कब तक? 1941 तक चला था दोस्तों। 97 से लेकर, सॉरी मित्रों, 1897, 1897 से लेकर 1941 तक पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। आगे है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। तो कांग्रेस ने देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कब किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938। और मित्रों, हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट 15वां, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? दोस्तों, औरंगजेब राज सिंह से बहुत नाराज था। क्यों? क्योंकि एक चारुमती नाम की कन्या थी जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, और वो चारुमती राज सिंह से प्रेम करती थी, इसलिए राज सिंह ने उस चारुमती से विवाह किया, इसीलिए औरंगजेब उनसे नाराज हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 16वां, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश या गहलोत? तो गहलोत, परमार, चौहान नहीं है, गुर्जर प्रतिहार, जिनका मुख्य केंद्र जोधपुर था। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर, मालदेव राठौड़। दोस्तों, महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव राठौड़, ये खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के की पक्ष की ओर से लड़े थे। लेकिन जो हकीम खां सूरी पठान है दोस्तों, हकीम खां सूरी पठान है, ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था बाबर और सांगा के बीच में, बाबर ने सांगा ने पातीप्रमण की भूमिका निभाई थी। समस्त जो देसी रियासतों से राजाओं को इकट्ठा किया था, और इस युद्ध में संग्राम सिंह हार जाते हैं। तो हकीम खां सूरी है, वो है महाराणा प्रताप से संबंधित है। तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, सुंदा माता भीनमाल, आई माता बिल्लाड़ा, ज्वाला माता जोबनेर। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, ठीक है, राजसमंद। सुंदा माता भीनमाल जालौर, ठीक है। आई माता बिल्लाड़ा जोधपुर, ठीक है। ज्वाला माता तलवाड़ा में नहीं है दोस्तों, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर की। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाए। तो प्रारंभ से अंत तक अपने को जमाना है कि गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। दीपावली अपने को पता है, कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। तो इनमें सबसे पहले तो गणगौर आएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो सबसे पहले सी, तो डी, तो ए और सी ये गलत हो जाएगा। और 2 नंबर पे कौन आएगा? 2 नंबर पे कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और फिर गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। मित्रों, कृष्ण अष्टमी महीने में पहले आती है और शुक्ल बाद में आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाइयाँ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ कहाँ की है? नाथ द्वारा की है। सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व से प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है पांडिचेरी का। लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव नहीं है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। तो बिड़ला सीमेंट कहाँ है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, निम्बोड़। बिड़ला सीमेंट वर्क्स है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है
23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 दक्षिण, 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर, 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12 उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तर। तो राजस्थान का क्षैतिज विस्तार कितना है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। और यहाँ पर ये ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट है, ये ऐसे लिखा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न को। ये सही है दोस्तों, ये भी सही है, या ऐसे मिले वो भी सही है, मतलब ऐसे भी मिल जाए 23 डिग्री 03 मिनट, तो ये भी सही है दोस्तों। अगर ये मिल जाए 23 डिग्री आगे 30 लगाया तो वो गलत होगा। ये बताना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से सीमा रेखा किन की मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो गुजरात से दोस्तों सिरोही लगता है, डूंगरपुर लगता है और बांसवाड़ा लगता है, प्रतापगढ़ नहीं लगता। तो 1, 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 खाली ऑप्शन 3 में है। सोम एक सहायक नदी है, साबरमती, बनास, लूणी। तो दोस्तों माही, सोम, जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है ना, तो सोम किसकी है? माही की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या थीम है? तो 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है दोस्तों? प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है 27वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जल महल, पांडुपोल, हनुमान जी जलप्रपात, लूणकरसण झील, फतेह सागर झील। तो जल महल कहाँ है दोस्तों? जल महल है ये किसके अंदर आ जाएगा? ये पांडुपोल अपने को पता है, पांडुपोल अलवर के अंदर। लूणकरसण कहाँ है? बीकानेर। फतेह सागर झील उदयपुर। तो जल महल कहाँ आ गया? जयपुर के अंदर। तो 1 का 3, 1 का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष है। तो ये कितना है दोस्तों? 943, 933, 905, 919 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो गोवंश का मालवी, राठी, कांकरेज, बागड़ी। तो मालवी भी है दोस्तों, राठी भी है, कांकरेज भी है, कच्छ के रण गुजरात में पाई जाती है। बागड़ी नहीं है दोस्तों गोवंश की नस्ल। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण, तापमान। तो यह रोशन है, मतलब परिभ्रमण। अगला प्रश्न है सूची ए का सूची सेकंड से मिलान करना है। चैलेंजर कटक, अल्ब्राट्रोस, कॉर्डिलेरा, एजोर द्वीप और क्यूरिल द्वीप। तो मित्रों जो चैलेंजर कटक है वो है दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंदर, और अल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। एजोर द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और क्यूरल द्वीप है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो 1 का 3, 1 का 3, बी का 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? मतलब जो गर्म पवन है। जोंडा, बोरा, मिस्ट्रल, पेम्पोरो। तो दोस्तों जो बोरा, मिस्ट्रल और पेम्पोरो है ये ठंडे प्रकार की पवन है, जोंडा है वो गर्म प्रकार की पवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? तो राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना भामाशाह के अंदर अधिकतम बीमा राशि 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसके अंतर्गत है 3 लाख रुपए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितना है? तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर 49.6%, 52.1%, 45.8%, 41.3%। तो 45.8%। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव नेशनल चंबल सेंचुरी। तो अपने को पता है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। तो
ए बी राष्ट्रीय उद्यान है, बी भी है और सी भी है, अर्थात ए बी सी। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है, होकाइडो तथा होंशु विभाजित होता है। होकाइडो और होंशु किससे विभाजित होता है? ओसुमी जलडमरू मध्य, टोयामा की खाड़ी, सुगारू जलडमरू मध्य और बुंगे प्रणालिया चैनल। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? सुगारू जलडमरू मध्य से होकाइडो तथा होंशु विभाजित होते हैं। मित्रों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जो कोपेन ने वर्गीकरण बताया था, AW, BSHW, BWHW और CW जी 4 प्रकार बताए थे। तो AW सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो किसको कवर कर रहा है? AW ये करता है मित्रों हाड़ौती क्षेत्र को कवर। तो हाड़ौती क्षेत्र किस में आ जाएगा? दक्षिणतम, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी, उत्तरतम। तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं। हाड़ौती किस में आता है? दक्षिणतम प्रदेश में। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? तो हर्षिनियन काल में जन्म किसका हुआ था? एंडीज पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, स्कैंडिवियाई पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत का निर्माण है वो हर्षिनियन काल में हुआ था। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था? यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। एशिया के साथ, बाकी देशों के साथ सर्वाधिक नहीं था, एशिया के साथ सर्वाधिक था। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महानदी, हसदो, कृष्णा, प्राणहिता, गोदावरी, मूसी, तापी, उंग। तो दोस्तों, जैसे कि मिलान वाले प्रश्न, मतलब आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सबसे फेवरेट टॉपिक है नदियां, और उसके साथ में सहायक नदियां देना और उनको आपस में मिलान करवाना कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी है या नहीं है। वो हर बार पूछा जाता है आरपीएससी एग्जाम के अंदर। तो माही नदी, हसदो ये नहीं है दोस्तों। कृष्णा, प्राणहिता ये सही है। मूसी, गोदावरी ये भी सही है। तापी, सॉरी, माही नदी, हसदो ये सही है। कृष्णा के साथ प्राणहिता नहीं है और गोदावरी के साथ मूसी भी नहीं है, तापी के साथ उंग भी नहीं है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सुमेलित पूछा ना इसने। 41, शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए। ये नेहरू जी का है, नेहरू जी का कथन है। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? विदेशी आर्थिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, परमाणु गठबंधन, सांस्कृतिक गठबंधन। तो नेहरू जी किस की ओर संबोधित कर रहे हैं? सैनिक गठबंधन की ओर संबोधन कर रहे हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है व्यक्तिगत रूप से। मुख्यमंत्री को लेकर पूछ ले, राज्यपाल को लेकर पूछ ले, आरपीएससी के अध्यक्षों को लेकर पूछ ले, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को लेकर पूछ ले, सूचना आयुक्तों को, जो भी व्यक्तिगत रूप से नाम है वो 1-2 प्रश्न आते हैं। तो राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। तो इसमें ध्यान रखना, रघुकुल तिलक चूड़ामणि ये थे जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी थे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निर्मल चंद्र जैन भी राजस्थान के राज्यपाल है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी इनकी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से सही है? तो नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। मतलब राष्ट्रपति की जपत राशि है वो कितनी है? 15,000 रुपये, जैसे सरपंच वगैरह की 5,000 रुपये होती है। और जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होगा। बिल्कुल सही है। 2 जगह पात्र नहीं होगा, एक जगह। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 44 नंबर का,
ई सचिवालय क्या है? तो ई सचिवालय क्या है दोस्तों? राजस्थान सरकार की एक परियोजना है। बाकी एक नीति सचिवालय एक सॉफ्टवेयर नहीं है, राजस्थान सरकार की एक परियोजना है। उसका नाम क्या था? ई सचिवालय। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन नहीं रहे थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो मित्रों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल है वो राज्यसभा के सदन के नेता रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह सदन के नेता नहीं रहे थे। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? सरकारी दल का कौन होता है लोकसभा में? संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव, संसदीय कार्य मंत्री। तो सरकारी दल का मुख्य सचेतक होता है वो होता है संसदीय कार्य मंत्री। 47 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? श्री अरविंद, जसजीत सिंह, भरत कर्नाड, रजनी कोठारी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? रजनी कोठारी। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मतलब मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो जांच सलाह देते हैं उसकी जांच कर सकते हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, राज्यसभा द्वारा यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी वो जांच के दायरे में नहीं है, बाहर है। अगला प्रश्न 49 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री थे उन समय राज्यपाल कौन थे? तो भैरों सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, रघुकुल तिलक चूड़ामणि, सरदार जोगेंद्र सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद या मदनलाल खुराना। तो दोस्तों, जो भैरों सिंह शेखावत थे उस समय रघुकुल तिलक चूड़ामणि थे, ये बिल्कुल सही है, सही है ये। बरकतुल्ला खान के समय सरदार जोगेंद्र सिंह थे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे और वसुंधरा राजे के समय मदनलाल खुराना थे। जो त्याग पत्र देने वाले एक पद राज्यपाल मदनलाल खुराना, ये ध्यान में रखना। तो एक का 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, समीर अमीन, मार्टिन लूथर किंग, फ्रेंज फैनॉन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेंज फैनॉन नामक विद्वान है, उनकी जो ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क पुस्तक प्रसिद्ध है। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का विचार हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। कनाडा से अवशिष्ट विषय। जर्मनी से क्या लिया? आपातकालीन प्रबंध, जर्मनी से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। सहकारी सोसाइटी, निःशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज, पर्यावरण संरक्षण, पंचायती राज। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? 21 मार्च 1994, 5 जून 1992, 12 मई 1991, 5 जून 1993। तो यूएनएफसीसी लागू हुआ वो 21 मार्च 1994 की डेट को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है, ये पूछा गया सितंबर 2018 तक। जो 2018 में ये पेपर हुआ था तो उस समय का यह करंट जीके का प्रश्न था, अर्थात सेकंड ग्रेड में करंट जीके भी आता है अपने। तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, तो उस समय कितना था? 14 वर्ष था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है।
तो मित्रों, जो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन या अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो एक समिति की सिफारिश पर होती है, और उस जो समिति का अध्यक्ष होता है ना, वो होता है मुख्यमंत्री। और उसके सदस्य कौन होते हैं? विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? जो पूर्व में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? देखो कितना अलग सा ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा एलन ग्लेडिल, 56वें का। उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया? तो पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में मुस्लिम लीग को स्थान दिया गया, सिखों को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, ये पारसी को नहीं दिया गया था। 58 नंबर का प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 21 जून 1968 को। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं है? वीपी पीपुल, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिजदम्बा। तो ये जो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिजदम्बा, ये जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तकें हैं, और वी पीपुल ये नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद, राम मनोहर लोहिया अपवाद सिद्धांत, एम.एन. रॉय नव मानववाद। तो इसका जो जयप्रकाश नारायण है वो संपूर्ण क्रांति सही है दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानवतावाद ये भी सही है, और एम.एन. रॉय नव मानववाद ये ठीक है। राम मनोहर लोहिया अपवाद सिद्धांत ये दोस्तों गलत है। 61, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? तो सरकारिया आयोग के सदस्य कौन रहे हैं? बी शिवारमन, वाई.वी. चंद्रचूड़, एम.एम. पुंछी, जे.के. रेड्डी। तो वी शिवारमन है वो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका? देखो कितनी बढ़िया बात, कितनी अच्छी बात कही है कि संविधान कैसा भी हो, ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति करना थी, इसका नाम भले क्या हो, नाम से हमें क्या लेना है। तो ये कथन है वो दोस्तों किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। दोस्तों सेकंड ग्रेड का एक और फेवरेट जो टॉपिक है वो है राजस्थान सरकार के मुख्य सचिवों को लेकर, कि किस सचिव ने किस मुख्यमंत्री के साथ काम किया। उन सचिवों का कार्यकाल के अनुसार क्रम पूछ लेते हैं, किसने सर्वाधिक किया, किसने कम किया, किसने कितने मुख्यमंत्री के साथ काम किया। तो इसके ऊपर भी मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का क्रम क्या है? 2013 से 2018 के बीच अपने राजस्थान में जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम कौन थे? 2013 से 18 के बीच में अपने वसुंधरा राज्य थी। तो वसुंधरा राज्य के साथ किस किस ने काम किया था, उनका ये क्रम बताना है कि पहले बाद में उसके बाद में कौन आया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजीव महर्षि, C.S. राजन, अशोक जैन, ऑप्शन नंबर 3। 123 समझौता एंड हाइट एक्ट किससे संबंधित है? भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता, ब्रिटेन भारत असैनिक परमाणु समझौता, भारत फ्रांस और भारत इजराइल असैनिक परमाणु समझौता। तो 123 समझौता है वो अपने और अमेरिका के असैनिक परमाणु समझौते से संबंधित है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार,
और सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य, सरपंच कोई मनोनीत नहीं करता है। ग्राम सभा के निवासी नहीं, ग्राम मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी जिनका मतदाता सूची के अंतर्गत नाम हो। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने जिलों को मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? तो 499, 199, 1099 और 599। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 599। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि पूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किससे है। जब ये एग्जाम में प्रश्न आया था उसके बाद से आरपीएससी के विभिन्न एग्जामों में घूम फिर के आ रहा है। अब पूर्वी चंदेला ओम प्रकाश मिथरवाल इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। निशानेबाजी से इनका संबंध है। और एक अपने को ध्यान रखना है, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान में, उनका संबंध किससे है? जवेलियन थ्रो या भाला फेंक। 68 नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिकों को किस जिले में लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? उदयपुर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर। तो अकाल वुड फॉसिल पार्क जिसको बोला जाता है वो कहाँ से? जैसलमेर के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो उस समय जो फेस्टिवल था वो संपन्न हुआ जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उदयपुर। 17वां प्रश्न है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला गया है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, वो राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला हुआ है। तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ ऑप्शन नंबर 2। 71 नंबर का प्रश्न, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा ये और कहाँ है वर्तमान के अंदर? तो प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ है? सीकर। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर 12, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो पोटास के अकूत भंडार मिले थे वो मिले थे बीकानेर संभाग में। तो बीकानेर संभाग के 4 जिले कहाँ आएंगे? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। 73 का 3। आगे है 74, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में सोने के भंडार होने का अनुमान लगाया है? तो उदयपुर और बांसवाड़ा। अपने को पता है आनंदपुरा, भूंगिया, बांसवाड़ा में सोने के भंडार है। तो उदयपुर और बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर नहीं, ये ऑप्शन नहीं होंगे। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा गया है। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी से, सुंदर सिंह गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया इनका संबंध है भाला फेंक, जवेलियन थ्रो से। और एक ध्यान रखना है, हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ये राजस्थान से मंत्री है, जो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी निशानेबाजी से है। 76 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन के निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है, ये सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है, सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। ठीक है, सही है ये भी। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 76 का 4। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? विदेशों से प्राप्त है, पूंजी उपभोक्ता भत्ता है, प्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पूंजी उपभोक्ता भत्ता। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो वो थी दोस्तों दूसरी, तीसरी, 9वीं या 11वीं? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी।
निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 2012, 13, 13, 14, 14, 15 या 15, 16? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2014 और 15। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो दोस्तों, जैसा कि सेकंड ग्रेड में 80% जीके के आते हैं और 20% आते हैं साइकोलॉजी के, तो हमने 80% जीके के हल कर लिए हैं, 20% साइकोलॉजी के हल करेंगे दोस्तों। कि समान और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो प्रतिष्ठा, समान, ये सब व्यक्ति कहाँ चाहता है दोस्तों? समाज के अंदर चाहता है, सामाजिक प्रेरक है ये। 82वां प्रश्न है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिससे उस द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है? प्रश्नावली, निर्धारण, मापनी, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रक्षेपण? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की व्यापार जिसके द्वारा जीवन, व्यवहार शैली, ये सब केस स्टडी के अंदर आते हैं दोस्तों। केस हिस्ट्री मतलब व्यक्ति अध्ययन। 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत जो कि एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, कनाडा के निवासी थे ये, इनके सिद्धांत में अवधारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक, धारणात्मक ये तत्व है, अनुभवात्मक को इन्होंने शामिल नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, 105 वाला तो सामान्य बुद्धि का होता है, याद करके पता बताना ये भी सामान्य बुद्धि का है, उच्च श्रेणी प्राप्तांक करना ये भी कोई उच्च बुद्धि का संकेत नहीं है। तो समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना है, ये उच्च बुद्धि का संकेत है। 85 नंबर, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय उनके अध्यापकों की आलोचना करते हैं, अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिक कहलाती है? तो देखो, क्षतिपूर्ति नहीं, शोधन, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण? बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर क्या है कि बालक जो अपने विद्यालय में कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, उन वो किन में आते हैं? प्रक्षेपण में आते हैं दोस्तों। एच सेल्डन ने सभी मनुष्य में शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप उपागम, शीलगुण उपागम, मनोविश्लेषण, घटनाक्रम उपागम? तो दोस्तों, 86 का हो जाएगा प्रारूप उपागम, क्योंकि शीलगुण आर बी केटल ने दिया है, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने दिया है, प्रारूप उपागम टाइप अप्रोच ये किसने दिया है? ये सेल्डन से संबंधित है। 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल ठीक है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं? ठीक है, ये भी सही है। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण दीपक के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है? ठीक है। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं? नहीं, बालक तो एक क्षण अगर हंसता है तो एक क्षण अगर रोता है तो दूसरे क्षण ही वो हंसने लगता है, लेकिन प्रौढ़ों में ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत है कथन। 88 नंबर प्रश्न है, टोरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? एक सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाओ? तो ये तीनों तो है दोस्तों, सामान्य वस्तुओं का अनुमान लगाना टोरेंस के सृजनात्मक मापन का परीक्षण नहीं है विशेषता। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था? दोस्तों, शारीरिक विकास की सबसे धीमी गति होती है बाल्यावस्था में, और सर्वाधिक गति किस में होती है? शारीरिक विकास के शारीरिक विकास सर्वाधिक किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण
बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो केटल का मित्रों कौन सा है? केटल का अशाब्दिक संस्कृति मुक्त परीक्षण है, केटल वाला। 91 धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। तो धीमी गति से जो सीखता है उसके लिए क्या सर्वाधिक उपयोगी है? उपचारात्मक शिक्षण है दोस्तों, जो धीमी गति से सीखने वाले हैं। त्वरण, त्वरण जहां भी आ जाए वो किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट 92 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवंशिकी का परिणाम होता है। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स से क्या विकास? नहीं। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप रूप होता है? नहीं। विकास के विभिन्न पृष्ठक है, अलग है? नहीं। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से समान है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो 92 का हो जाएगा नंबर 3। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालक या विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रतियों को सुधारना। नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए? बालक या विद्यार्थियों को समझने से संबंधित है। 94 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। ये एक उदाहरण है। देखो, समूह बनाकर वो रह रहे हैं। अनुदेशनात्मक व्यवहारपरक उपागम, सामाजिक निर्वित्तवाद उपागम या सूचना प्रसाधन उपागम। तो समूह है मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। किससे आए, किस में आएगा? सामाजिक निर्मितवादी उपागम में। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। मित्रों, प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। अगर हम खुद अपने आप अंदर से मोटिवेट होंगे तो वो आंतरिक है, अगर कोई हम बाहरी रूप से मोटिवेट होंगे तो वो बाह्य है। तब रोहन है, रोहन खुद अपने आप अंदर अंदर से मोटिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी आंतरिक प्रेरणा है? बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहार रूप में अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया? तो बुद्धि के जो विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहार परक सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, सही है। यह एक धनात्मक विज्ञान है। यह एक मानकीय विज्ञान है। मानक शब्द यहाँ पर नहीं दोस्तों, गलत है। एक मानकीय विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है ये दोस्तों कोई। अब मिलान करना है अपने को, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से एक तरफ जो मनोविज्ञान के स्कूल दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया है मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत पता है, सिगमंड फ्राइड का है। और व्यवहारवाद, व्यवहारवाद गेस्टाल्टवाद आ जाएगा, वेक्स वर्दिमर। निर्मितवाद सी लेवाइगोत्स्की। और व्यवहारवाद CLL। तो एक का हो जाएगा मित्रों 3, 2 का हो जाएगा A। तो 1 का 3, 2 का A, ऑप्शन नंबर कौन सा? C। गेस्टाल्टवाद का हो जाएगा वेक्स वर्दिमर। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम द्वारा अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य है। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अनुबंधात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो ये वर्टिकल होता है दोस्तों। गुणा का उपयोग भाग में, गुणा का जोड़ में इस प्रकार अपने मतलब एक सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना आसानी सीख जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? ऊर्ध्वाधर आता है दोस्तों। नेक्स्ट 100वां प्रश्न है,
बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? आत्म प्रत्यय विकास के लिए समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। देखो दोस्तों, बचने के लिए सलाह नहीं, देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, ठीक है। व्यवहार के लिए स्पष्ट, संदर्भिक एवं पथ स्थापित करना, ठीक है। बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ था जीके का, उसके 100 प्रश्न हल कर लिए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद दोस्तों।